बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो सर जी, कबीर जी इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो कबीर जी मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों के लिए बोल रहे हैं जिनकी आध्यात्मिक यात्रा है, प्रकाश की यात्रा है और उस यात्रा में कई पड़ाव हैं। तो आम आदमी आपने देखा होगा वो अपने को कभी बुरा नहीं बोलेगा। कोई भी बात चलती है वो ब्लेम करता है किसी और को। इसमें सास बहू बहुत फेमस हैं, हालाँकि ये बात गलत है, केवल सास बहू नहीं, कोई भी 2 आदमी भी अगर इकट्ठे हों, तो क्या बात कर रहे हैं? तो ब्लेम वाली बातें 70% से ज़्यादा किसी ने सर्वे किया कि 2 लोग जब गपशप करते हैं, तो 70% से ज़्यादा जो बातचीत है, वो ब्लेम वाली होती है। मतलब बुरा कह रहे हैं किसी न किसी को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थिति को, किसी सिस्टम को, सरकार को। अ, वो चाहे सच है हो, चाहे झूठ हो, लेकिन उसमें सारा टाइम निकलता रहता है, ब्लेमिंग में। ऑफ़िसों में अब मान लीजिए कि आपने कुछ गड़बड़ किया और आपका कोलीग बॉस को ना बता दे, तो उससे पहले ही आप जा कर के उस बात को तोड़-मरोड़ के ऐसे बोल देते हो जैसे कि आपकी कोई गलती ना निकले। और ये हर जगह होता है, परिवार में होता है जहाँ ज़्यादा लोग हैं, तो बैकबाइटिंग जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। बैकबाइटिंग का मतलब पीठ पीछे किसी की निंदा करना, बहुत ज़्यादा। ऐसा हम क्यों करते हैं? अपनी इमेज को ठीक रखने के लिए कि मेरी इमेज को कोई नुकसान ना हो, मेरी कमी पता ना चल जाए। और उससे तब ये हम छुपाते रहते हैं। मतलब पुराने हर्ट्स हैं शायद, आपको ब्लेम किया गया है ज़िंदगी में बहुत-बहुत बार। तो आपको जो अपनी कमियाँ नज़र आती हैं, जितनी भी आती होंगी वो सब ढक के वो अंदर कहीं बंद की हुई हैं। और कैसे ऊपर-ऊपर लिपप-पोती करके अपने को ठीक साबित करें कि मैं ठीक हूँ। और इस चक्कर में हमारा दिल श्रिंक कर जाता है, हमारी शक्ति कम हो जाती है, खिलते नहीं हैं हम। अब हम किसी दिव्यता को इनवाइट ही नहीं कर सकते। तो अब एक स्टेज ऐसी हो सकती है कि थोड़ा बहुत साधक को पता चल गया, वो ध्यान भी कर रहा है, वो अच्छे मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो पीछे की आदतें हैं, ये भी साथ चल रही हैं। डीप डाउन असुरक्षा है, डीप डाउन अपनी जो इमेज है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मेरे में ये भी कमी है, ये भी कमी, ये भी कमी है। उसको ढकने के लिए हम फिर कुछ-कुछ कोशिश करते हैं। तो उसी को ईगो बोलते हैं। ईगो का मतलब मैं की परिभाषा। जो मैं है, उसको हम कैसे बड़ा रखें, अच्छा रखें। उसमें तब ये सब चीज़ें आती हैं कि मेरा नाम अच्छा हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, कहीं से मेरी कोई कमी ना निकल जाए। तो ये बीच-बीच की स्टेज है। अब जो साधक है, कब उसको इतनी अकल आएगी कि यार बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है। उससे तो फिर मेरा जो दिल है वो खुलेगा ही नहीं। तो जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, उनको लगता है कि इससे सुरक्षा हो रही है, सुरक्षा नहीं हो रही है। इससे जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपकी वो भी छुप गई, क्योंकि कंपैशन नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है, उसका उल्टा है ना ये बैकबाइटिंग। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ कर दो अपने को भी, दूसरे को भी। तो इसके भी बाद की ये तो बहुत ही एडवांस्ड स्टेज है। एडवांस्ड स्टेज है जहाँ ध्यान पूरा अपनी तरफ चला गया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूँढा आपना, अब अपनी
दिल में झाँकने की आदत पड़ गई और तब पता चला तो मुझसे बुरा न कोई, ये अप्रोच होनी चाहिए कि दूसरे से मतलब नहीं है। आप अपनी बुराई ढूँढो, आप अपने अंदर झाँको, अपनी बुराई ढूँढो। अगर हम ये करने लग जाएँ, हम अपनी बुराई ढूँढने लग जाएँ तब क्या होगा? तब ये ब्लेम वाली जो हमारी टेंडेंसी है वो ड्रॉप हो जाएगी। बुरा हम बाहर बुरा देखना बंद कर देंगे और ये हर जगह व्यक्ति के स्तर पे है। ये बड़ी-बड़ी मीटिंग्स जैसे होती हैं, पहले मैं टीचर्स ट्रेनिंग करता था, तो जैसे टीचर्स के बीच आप चले गए, अभी आपने उनको बोला भई बताओ क्या प्रॉब्लम है? तमाम प्रॉब्लम और कोई टीचर ये ना बोले कि हमारी भी कमी है, मेरी भी कमी है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता पढ़ाना, मेरे पास अच्छी विधियाँ नहीं है पढ़ाने की, मेरी सैलरी तो ठीक-ठाक है, लेकिन स्कूल में टॉयलेट नहीं है। मैंने अपने घर में तो 2-2 टॉयलेट बनाए हुए हैं। मैं चाहूँ तो थोड़ा बहुत पैसे अपनी सैलरी में से लगा के और वहाँ ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, कुछ-कुछ के पैर में चप्पल भी नहीं होते, काफ़ी गरीब हैं। मैं चाहूँ तो उनके लिए सब ठीक कर सकता हूँ, पर अभी अभी तक नहीं हो पाया, मैं अब करूँगा। ऐसे कितने केसेज़ होंगे। तो बहुत साल पहले एक टीचर्स ट्रेनिंग में मेरे एक दोस्त ने बताया, एक टीचर के बारे में, वो भी था वहाँ। उसने क्या किया, उसने देखा ये सरकारी स्कूल था कक्षा 5 तक वाला, उसने देखा बिल्डिंग बहुत जर्जर है, तो चिट्ठियाँ लिखी कीजिए बिल्डिंग ठीक कीजिए, बिल्डिंग ठीक कीजिए, तो हुआ नहीं, आगे किसी ने सुनी नहीं। तो उसने क्या किया, ये फैसला लिया कि मैं अपनी सैलरी का 40% क्योंकि अकेला था अभी, 40% मैं बचाऊँगा और उससे मैं ये बिल्डिंग बनाऊँगा। उसने स्कूल की बिल्डिंग और नए डिज़ाइन की, कमाल की बिल्डिंग, बहुत शानदार, वो बना दी। अभी शायद पता नहीं रिटायर हुए होंगे कि नहीं, मेरे से कुछ साल छोटे थे और अब उनको ये संगीत वगैरह तो ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन साइंस बैकग्राउंड थी बॉटनी, तो उसने वहाँ गार्डन बना दिया। ऐसे-ऐसे फूल, ऐसी-ऐसी वनस्पति वहाँ लगा दी, विचित्र और बहुत बड़ा एरिया, फिर गाँव वालों ने उनको और भी ज़मीन दे दी। ये गार्डन अगर आप फैलाना चाहो, तो थोड़ा जंगल का इलाका था आस-पास ये उत्तराखंड की बात है। तो उसने ऐसी जगह बना दी कि देखते ही मन खुश हो जाए दूर से। और बच्चे क्या करते हैं कि छुट्टी हुई, गाँव आस-पास ही है, गाँव जाकर के खाना खा के दोबारा फिर आ जाते हैं और गुरुजी के साथ रहते हैं शाम तक। और तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी हो सकता है। वो आदमी भी चाहता तो चुप बैठा रहता, ब्लेम करता रहता सरकार को, इसको, उसको और वो आया था ट्रेनिंग में कि नई विधियाँ पढ़ाने की कि वो मेरे पास नहीं है, वो मुझे पता करनी है और संगीत में क्या-क्या हो सकता है, वो मुझे सीखना है। बच्चों के लिए क्या-क्या और ठीक है, वो मुझे सीखना है। तो ऐसे भी इंसान हैं और हर जगह हैं। अच्छा, जनरली 2 लोग पुरुष ख़ासकर, वो जब बात करते हैं तो राजनीति की बात बहुत ज़्यादा होती है। अब राजनीति में ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ और ज़्यादातर क्रिटिसिज़्म, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। असेंबली देख लो हमारी जो संसद ये जो टीवी पे आता है, ब्लेम कितना कितना प्रतिशत एक-दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं हमारे मंत्री लोग और कितना एप्रिशिएट कर रहे हैं। 70 से ज़्यादा ही प्रतिशत निकलेगा ब्लेम का। आपने ऐसा कभी सुना कि कोई विरोधी पार्टी का है, फिर भी एप्रिशिएट कर रहा है? बहुत कभी रेयर कोई ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उसको एप्रिशिएट करेंगे, भई ये चीज़ अच्छी है, इससे हम सहमत हैं। ऐसी राजनीति है ही नहीं। तो ये कहाँ से आया ब्लेम वाला? तो कबीर जी कहते हैं कि हमको अगर प्रकाश की यात्रा में आगे बढ़ना है, तो भई सबसे पहले ये जो ब्लेम वाली जो उँगली है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, उसको अंदर की तरफ करो, अपनी तरफ। मेरे में क्या-क्या गड़बड़ है, क्या-क्या बाधाएँ हैं, क्या करके मैं खिलूँ, क्या करके मैं खुलूँ, क्या करके
मेरा जो ये जो दिल है वो एकदम प्यार से भर जाए, करुणा से भर जाए, क्या-क्या करना पड़ेगा? तो बस शुरुआत हो गई, तब तो शुरुआत हो गई। तब ऐसा इंसान हमेशा जैसे ही गड़बड़ चली दिमाग में किसी के लिए पुरानी आदत है, हज़ार-हज़ार बार वो आएगा ब्लेम वाला, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, तो उसको हटाना है। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, में कभी-कभी तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये बारिश क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। बादल क्यों आए आज? नहीं होनी चाहिए। ब्लेम, ऐसी-ऐसी चीज़ें जिन पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। भई बादल हैं, अब आप क्या कर लोगे? वो तो हैं, उनको एक्सेप्ट करो। तो जो चीज़ें जैसी हैं, उसमें से कुछ आप बदल सकते हो अगर, आपको ऐसा लगे कि इसको मैं बदल सकता हूँ, उसको तुरंत बदलिए। जो आप नहीं बदल सकते, उसको ब्लेम करके फ़ायदा क्या है? ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक प्रार्थना है ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक प्रोग्राम है जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा समता भाव दे कि जो मैं बदल नहीं सकता, उसकी मैं कुछ आलोचना ही ना करूँ, उसको मैं छोड़ दूँ। जिसको मैं बदल सकता हूँ, तो मैं तुरंत एक्शन लूँ, तुरंत उसको बदल दूँ। और मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मुझे तुरंत फ़र्क पता चल जाए। ये स्थिति ऐसी है जिसको मैं बदल सकता हूँ और ये स्थिति ऐसी है जिसको मैं बदल नहीं सकता। बारिश हो रही है, इसको मैं बदल नहीं सकता। लेकिन अ, अब बारिश में बाहर लकड़ियाँ भीगने वाली हैं, उनको मैं अंदर रख सकता हूँ। मैं जो कर सकता हूँ, वो मैं तुरंत करूँ, ये वाला। तो अपनी बुराई पता करना, क्योंकि नहीं करेंगे तो साधना में जैसे ही आप ध्यान में बैठे, क्योंकि आपकी आदत है, पता नहीं दिल में क्या-क्या, क्या-क्या छुपाया हुआ है, जिसके कारण आप बैकबाइटिंग करते हो, जिसके कारण आप ब्लेम करते हो, अंदर कमियाँ छुपाई हुई हैं अपनी। तो वो सब विचार बन करके मड़-घुमड़ करते रहेंगे, डीप कैसे जा पाओगे? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप पैथोलॉजिकल नेटवर्क्स बना रहे हैं न्यूरॉन्स का। जो पहले से बने हुए हैं वो तो हैं, आप रोज़ प्रैक्टिस करके उनको और ज़्यादा रीइन्फोर्स कर रहे हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो उन्हीं-उन्हीं आदतों से। और मेडिटेशन में आप कोशिश कर रहे हो कि जो पैथोलॉजिकल नेटवर्क्स हैं, मतलब जो बीमार या समझ लो गड़बड़ वाले नेटवर्क्स हैं न्यूरॉन्स के, उनको कैसे ठीक करें। ठीक कौन करता है? ब्रेन नहीं करता। ये कुछ कमेंट्स भी आए कि आप बार-बार ऐसे बोलते हो जैसे ब्रेन है। ब्रेन तो रिसेप्टर है। हमारी जो चेतना है, चेतना कह लो, हमारी आत्मा कह लो, सारी शक्ति तो उसकी है, ब्रह्म कह लो। उसको, उसकी एनर्जी को कितना रिसीव कर पाएगा हमारा ब्रेन, तो उसके अनुसार हमारा ब्रेन बदलेगा। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, रास्ता बनाते हैं। जो चेतना है, जो हमारी आत्मा है, वो हमारे पोर-पोर में समा जाना चाहती है। लेकिन हम अपने कुकर्म के कारण, अपने गलत संस्कारों के कारण अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। जैसे चाय की छलनी है, अब आपने धोई नहीं कई सालों से, तो क्या होगा, वो चाय छाननी ढंग से नहीं छन पाता, बहुत कम छन पाता है। हमारा दिमाग शायद ऐसे ही हो गया, क्लॉग्ड हो गया, बंद हो गया गलत संस्कारों से, गलत आदतों से, ये जो विचार चलते रहते हैं फालतू, इससे। तो जो चेतना है, चेतना की जो विशुद्ध शक्ति है, वो नहीं आ पाती पूरी, उसको हम रिसीव नहीं कर पाते। तो ध्यान से जो शुद्धिकरण कहते हैं, छलनी आपने साफ करनी शुरू कर दी, तो अब वो जो चेतना है उसमें से आनी शुरू हुई, आप एक्सेस उसको कर पाओगे। तो इसलिए बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना। अपने दिल को खोजने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है।